तो आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, तो इसमें 9th 10th 11th में तो सब लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े ही हो, तो इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आगे बढ़ेंगे जो तुम्हारे क्लास 12th का सिलेबस है। ठीक, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा क्लियर हो कि कंडीशनल कैसे बन रहा है, क्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल, हमारा वही पुराना सा, क्या, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। तो इसके जो सैंपल स्पेस है पहले उसको लिख लिया जाए, एच टी एच, एच टी टी, एच एच टी, ये 4 हो गए एच से स्टार्ट वाले। फिर अपना टी एच टी, टी टी एच, टी एच एच और टी टी टी, ये अपने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आउटकम अपने आते हैं जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, चलो हम 2 इवेंट देखते हैं, एक इवेंट ए ले लेते हैं और एक इवेंट बी ले लेते हैं। ठीक है, इवेंट ए क्या बोल रहा है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। ठीक है, और इवेंट बी बोल रहा है, मान लो 2 टेल्स। ठीक, तो अब अगर इवेंट ए को मैं देखूं हेड ऑन फर्स्ट कॉइन को, तो ये चार इवेंट ए के पार्ट होंगे। और अगर मैं बोलूं 2 टेल्स, तो 2 टेल्स में क्या क्या है भाई, देख अलग से लिखना पड़ेगा हमको। तो 2 टेल्स यहाँ है नहीं, यहाँ है, ये यहाँ पे है एच टी टी। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे है टी एच टी, फिर यहाँ पे है टी टी एच। ठीक, फिर यहाँ पे है टी टी टी। तो ये हो गया 2 टेल्स। ठीक है, अब क्या हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 4 हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितनी होगी भाई, 4/8, क्या है 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कितने हैं भाई, इसमें भी 4 हैं, 4/8, ये भी अपना आता है 1/2। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, कि मैंने जब टॉस किया फर्स्ट कॉइन तो उस पर हेड मिला। क्या बोल रहा हूं मैंने जब फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो उस पर हेड मिला, और मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन अ हेड हैज ऑकर्ड ऑन फर्स्ट कॉइन। मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड आ चुका है, अब 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हेड इस पे फिक्स हो गया है, तो इसके बाद होगा क्या कि मेरा जो सैंपल स्पेस है वो सिकुड़ने वाला है। कैसे कि अब जो मैं देखूंगा सेकंड, ये बी के लिए, तो ए पहले हो चुका है, अगर ए हो चुका है तो हेड फर्स्ट कॉइन पाया है, इसका मतलब क्या है कि यही 4 पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि टेल आना ही नहीं है, हम बोल रहे हैं हेड आ चुका। तो अब अगर हम इन चारों को लिख लें, एच टी एच, एच टी टी, एच एच टी, तब ये हो चुका है। अब इसमें से जो भी आएगा वो इसके लिए होगा। तो अगर मैं देखूं 2 टेल कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है, एक, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, अब क्या होगा, व्हेन फर्स्ट कॉइन हैज हेड, पहले कॉइन पे अगर हेड है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, सिर्फ एक है। और यहाँ कितने हैं, इसके लिए ये हो चुका, इसने सैंपल स्पेस को छोटा कर दिया। अब हमको देखना है अपने इवेंट के लिए, तो अब इस छोटे सैंपल स्पेस में कितनी बार 2 टेल आ रहा है भाई, एक बार, तो क्या है 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। समझ में आई बात। तो यही हमारा है, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, जो कि अपना इवेंट बी है, डिवाइडेड बाई ए है, यही है 1/4। क्या ये बात समझ में आई। तो ध्यान से सोचेंगे, इसको रीड क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन और ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए हो चुका रहेगा तब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे वाला इवेंट हमेशा पहले हो जाएगा और वो सैंपल स्पेस को करेगा कम। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा एक कैलकुलेटिव अंदाज लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बी और ए में क्या कॉमन है, तो बी और ए में किसी को कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो अगर ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कौन सा कॉमन है भाई, तो ये एच टी टी एकमात्र है जो कॉमन है ना। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो मुझे मिलेगा एच टी टी। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बी में देखते हैं, बी में कितने हैं, 4 आउटकम्स हैं।
तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये ऐसा नहीं है क्या, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसा है क्या? तो यही है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जो अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको अब नोट कर सकते हैं सब लोग, पॉज करके हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं कि हमको करना क्या है भाई। तो हमारा जो एक इवेंट जो हो चुका होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, वो हमेशा हमारे सैंपल स्पेस को कम कर देगा और हम फिर अपना प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अपना ई बाई एफ का डेफिनेशन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ। यहाँ मिसिंग है एक वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। इन्होंने ई एफ लिया है, हमने ए बी से लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अगर कर दूं, मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। ठीक है, टोटल जो सैंपल स्पेस है इससे डिवाइड कर दें, और इसको भी अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये ऊपर वाला आइटम बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है भाई, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नहीं होने का क्या मतलब है कि इट शुड बी एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी जो अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, ऐसा बहुत टेढ़ी चीज नहीं है, बट फिर भी देख लेना चाहिए। तो ये है भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ के इक्वल होता है, और वो 1 के इक्वल होता है। अच्छा, एक बार देखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ का मतलब क्या है। अगर हम जो अभी सीख रहे हैं उस हिसाब से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही हमने सीखा अभी, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन को ऊपर लिखना है। ठीक है ना। अच्छा, अगर सैंपल स्पेस का किसी एक मतलब इवेंट से इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इवेंट मिलेगा ना, मतलब पूरी दुनिया का इंटरसेक्शन अगर किसी एक पॉइंट से लें तो वो पॉइंट बचेगा सिर्फ। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और नीचे ऑलरेडी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि 1 है, और इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इस तरीके से ये बन गया। किसी कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल है, अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो पूछ सकता है। ठीक, तो ये अपना फर्स्ट हुआ। एक और प्रॉपर्टी है, ये और अच्छी, ये और सिंपल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा ही सिंपल दिखाई देगा, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो हार्ड दिखाई दे सकता है। भाई बहुत सिंपल है कि दो इवेंट हैं अगर, और इनका सैंपल स्पेस S है, तो A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी अगर F हो चुका है ऑलरेडी, क्या होगा। तो ये सिंपल तरीके से क्या है भाई, इसमें किसी को ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सब लोग इसको देखो भाई, A यूनियन B जो है ये क्या होता है, A प्लस B प्लस A इंटरसेक्शन B, ये होता है कि नहीं। सब में प्रोबेबिलिटी लगा दिया जाए, ये होता है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं तो काम हो गया कि नहीं। ये तो सिंपल तरीके से प्रूव हो गया, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़े। मेरे हिसाब से इसको प्रूव करना नहीं चाहिए मुझे, कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ प्रूव, बट उसके लिए मुझे मार्कर चेंज करना होगा। एक सेकेंड, तो आगे बढ़ते हैं। क्या था भाई हमारे पास, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। जगह कहाँ पे है भाई, यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, A यूनियन B बाई एफ है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई नीचे वाला, यही है ना अभी हमने सीखा है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तेरी लगता है गलत मार्कर आ गया, जस्ट अ सेकेंड, एक और मार्कर निकाला जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी यूनियन एफ, यही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसा करते हैं सब लोग। अब यहाँ पे सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन लेते हैं ना हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो भाई ए यूनियन बी जो है ये एक अपना है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो छोटे से। अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन इस यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे अपने को दो मिलेगा, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा है कि आप लोग इसको प्रोसीड करो, तब तक मैं मार्कर का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलो, मेरे हिसाब से सबने इसको ट्राई भी कर लिया होगा और सबको इसका आंसर मिला भी होगा। वैसे ये बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला था भाई, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नीचे है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऐसा है कि ये जो है यूनियन, इसको मैं इंटरसेक्शन के फॉर्म में ले आऊं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, किसी को इसमें कोई दिक्कत, एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो है ही। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ बन गया, और वो तीसरा वाला ये तीसरा बन गया। तो इजीली ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हमको मिल गया। अब ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, ये रहा। तो इस तरीके से हमने बड़े आसानी से इसको प्रूव कर लिया। किसी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 की तरफ जाएंगे। अब प्रॉपर्टी 3 क्या है भाई, तो इसको भी देख के अगर किसी के दिमाग में जल्दी से चल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई। हम जानते हैं a प्लस ए डैश जो है 1 होता है, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बहुत ही सिंपल है ये तो क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, हमको मालूम है कि एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूँ तो 1 मिलता है। तो इसको ना मैं ऐसा लिख लूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ई और ई डैश की बात करता हूँ, एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट, अगर इनका इंटरसेक्शन लूँ तो क्या मिलता है, नल सेट। अच्छा, और इनका यूनियन लें तो क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। अच्छा, तो अगर अभी जस्ट पीछे जो हमने सीखा उसको यूज करें तो हमने क्या पीछे सीखा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था भाई, प्रॉपर्टी 2, इसको देख लेते हैं, ये है अपना ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं बाई एफ, ठीक। तो अब इससे अपन प्रोबेबिलिटी इसको प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, देखो भाई, ए को ई डैश मान लेते हैं या बी को ई मान लेते हैं, किसी को कुछ भी ले लो। तो अगर इसको ऐसे लिखें हम लोग तो यहां करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है भाई अपने पास, ए को मान लेते हैं ई डैश बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ई बाई एफ। इस साइड में क्या होना चाहिए फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश बाई एफ, ठीक है ना।
तो ये फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया। इंटरसेक्शन ई डैश कितना होगा भाई 5, 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी 0, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ई यूनियन ई डैश क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो सैंपल स्पेस है एस बाई एफ, और एस बाई एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, और 1 किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ के, ठीक है कि नहीं। तो ये एक मेथड है, बड़े आराम से हमने प्रॉपर्टी 2 को यूज किया। हम चाहें तो प्रॉपर्टी 3 को भी यूज कर सकते थे, जिसको जो इच्छा वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने वैसे दोनों यूज किया, हमने पहले प्रॉपर्टी 3 यूज की, फिर प्रॉपर्टी 2 यूज की, फिर प्रॉपर्टी 1 यूज किया। अगर उल्टा करें, पहले प्रॉपर्टी 1 यूज कर लें और फिर प्रॉपर्टी 2 यूज करें, तो भी हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो यही आएगा। कोई अगर चाहे तो इसको जरूर ट्राई करें कि पहले हम प्रॉपर्टी 1 यूज करें और उसके बाद प्रॉपर्टी 2 यूज करें। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ। तो ये तो देख के कोई भी इसको अब तक सॉल्व कर ही चुका होगा, जो अगर देखा है। ये भाई सीधा अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो काम खत्म। ये रहा, और नीचे क्या है भाई, ये रहा। ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर दी है 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे दिया हुआ है 9/13, कितना आ गया 4/9, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, ठीक। तो अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे 1 सेकेंड के बाद। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं ध्यान से। तो ये क्या बोल रहा है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, है ना। तो 2 बच्चे जैसे ही बोला, तो क्या मैं इसके सैंपल स्पेस को पहचान सकता हूँ, बहुत आसानी से पहचान जा सकता है। 2 बच्चे हैं भाई, तो बॉय फॉर बी कर लेते हैं, और गर्ल कहाँ लिखा हुआ, कहीं लिखा ही नहीं क्या, चलो हम मान लेते हैं जी फॉर गर्ल है, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं, तो B1 B2 2 लड़के मान लेते हैं, G1 G2 2 लड़कियां हो सकती हैं। तो अगर इसका मैं यहाँ पे लिखूं सैंपल स्पेस, तो क्या क्या हो सकता है, B1 B2 B1 G1, और कुछ हो सकता है क्या, B1 G2, ठीक है। B1 का B2 के साथ हो गया, G1 के साथ हो गया, और G2 के साथ हो गया। अब क्या बच गया, B2 G2 बच गया, B2 G2, ठीक है, और B2 G1 भी बच गया। अरे कितने कॉम्बिनेशन जानेंगे, B2 G1, और कुछ बच गया B1 B2। तब तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, क्या B2 G1 के बाद G1 G2, और कुछ बच रहा है 3 3 6 हो गए। अच्छा, और कुछ, दोनों लड़के हो गए, दोनों लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की, इस तरीके से बना, ठीक है। ये हमने ज़्यादा ले लिया क्या, अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं ना, हमने 4 बच्चे ले लिए। फैमिली में 2 बच्चे थे, 4 ले लिए ना हमने, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ऐसा करते हैं, 2 करते हैं, एक बॉय एक गर्ल, इन्हीं 2 पे जो भी होना है हो। 2 बच्चे हैं ना, तो या तो दोनों लड़के हो गए, या एक लड़का एक लड़की हो गई, या पहला लड़का दूसरी लड़की हो गई, या दोनों लड़कियां हो गई। हाँ यही हो सकता है ना। हाँ मेरे हिसाब से तो यही पॉसिबिलिटी है भाई, और कुछ किसी को लगे तो बताओ। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़े हैं, तो देखें इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो गिवन दैट जैसे बोला यहाँ पे, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो ये क्या कर रहा है ना, ये फिक्स कर रहा है, ये हमारे सैंपल स्पेस को छोटा कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कम से कम एक लड़का तो है ही। तो जब एक लड़का है तो इसकी हम लोग को प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो 2 इवेंट ले लेते हैं, चलो। एक इवेंट है बोथ आर चिल्ड्रन, और दूसरा है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एक इवेंट लेते हैं ए, एक इवेंट लेते हैं बी। ए क्या बोल रहा है भाई, बोथ आर बॉयज,
ये बोल रहा है बोथ बॉयज, ठीक है। और दूसरा इवेंट हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा बोल रहा है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। तो अगर मैं बोथ बॉयज की बात करूं तो बोथ बॉयज की बात अभी क्यों करें, पहले वो करते हैं जो हमारे सैंपल स्पेस को छोटा करेगा। कौन करेगा भाई, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का। कौन से केस में भाई, ये है और ये है। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आसानी से निकाल सकता हूँ, या मैं पहले इवेंट को ही स्पेसिफाई कर लूँ कौन कौन सा है, बी बी, बी जी, जी बी, ठीक है। इसके अलावा इवेंट ए मेरा क्या है, बोथ बॉयज है, दोनों बॉयज का एकमात्र कॉम्बिनेशन है बी बी का, ठीक है। यहाँ कॉमा क्यों लग गया भाई, ठीक है। तो अब ये आसानी से निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि एक ये तो है, ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब ये बोल क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने बोल रहा है, जो कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ सीधा किसी को भी दिख रहा होगा, बी भी एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं। या बी की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालें, नंबर से कर लेते हैं, नंबर से भी तो वही आएगा ना। तो ये अपना क्या है भाई, 1, ये क्या है 3, आंसर 1/3, काम खत्म। ओह सही आया ना, हाँ भाई सही आएगा, इससे क्या दिक्कत है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये क्या बोल रहा है भाई कि 10 कार्ड है इनके पास एंड दे आर नंबर्ड 1 to 10, और 1 to 10 नंबरिंग करने के बाद उसको मिक्स कर दिया गया और बॉक्स में डाल दिया गया, फिर एक कार्ड को बॉक्स से निकाला गया। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इट इज एन इवन नंबर। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं कि 10 कार्ड नंबर किया गया 1 से 10 तक, एंड उसको बॉक्स में डाला गया, मिक्स किया गया, फिर एक कार्ड निकाला गया। अगर बोल रहे हैं कि जो कार्ड पे नंबर आया वो 3 से ज़्यादा है, तो बताओ कि वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि अपन 2 इवेंट लेते हैं अपना, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। मैं हमेशा जो इवेंट हो चुका है उसको बी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि फॉर्मूला यूज करते टाइम हमको भूल ना हो, याद रहे एग्जैक्ट। तो क्या हो चुका है, क्या नोन है अपने को, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो क्या है, नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन 3, ये है। तो 3 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है भाई, ग्रेटर देन 3, इक्वल नहीं बोल रहा है ना। तो क्या क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये पहला इवेंट अपन ने, गड़बड़ हो गया क्या, नोन वाला इवेंट बी में बोल रहा था मैं। ऐसा करते हैं, यहाँ कर देते हैं बी, और अब अपना जो फाइंड करना है उसको फाइंड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो अब इवन नंबर को देखा जाए तो इवन क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहे हैं, अगेन ये भी तो वही बोल रहे हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये तो भाई हम इसी से सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या है देखें, तो भाई 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 4, 6, 8 और 10, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही हमको ये 4, 6, 8 और 10 मिल गया, तब हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 2 मेथड कर लेते हैं इसके, एक तो ये कर लेते हैं, एक तो सिंपल तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड बी में कितना है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4/7 अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब उस मेथड से भी किया जा सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालूं मैं कितना होगा, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 4। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है, 1 से 10 तक था ना, तो 10, 4/10।
बी का देख लेते हैं, बी का कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा भाई 7/10। तो यहाँ पे अगर इसको यूज करें तो ऊपर 7/10, सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर 4/7, नीचे 4/10, नीचे 7/10, 10 स्वाहा, आंसर अगेन 4/7। तो चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं, आंसर वही आना है। तो किसी एक फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखें, दूसरे को भूल भी जाएं तो चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आराम से आ जाते हैं। ये देख के कोई भी वो लिख सकता है, वो से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ये। अब इसको ध्यान से पढ़ो भाई, जब तक मैं इसको साफ कर दूं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो भाई 430 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is girl? अच्छा, तो मतलब क्या बोल रहा है कि given that chosen student is girl, बोलने का मतलब क्या है कि जो हमने स्टूडेंट चूज किया वो एक लड़की है, ठीक। और हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 12th में होगी, ठीक है। तो दो इवेंट इसमें भी पहचाना जाए, पहले इवेंट ए और इवेंट बी। तो इवेंट बी क्या बोल रहा है, इवेंट बी बोल रहा है कि वो एक गर्ल है, और इवेंट बी ए क्या बोल रहा है कि वो क्लास 12th में है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम दोनों इवेंट्स की तरफ चलते हैं। तो गर्ल कितनी है भाई, 1000 बच्चे हैं, 430 लड़कियां हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ गर्ल कितना हो सकता है, 430/1000। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 430 लड़कियां थी, टोटल बच्चे 1000 थे, तो लड़की होने की संभावना 430/1000, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाए, जो कि है कक्षा 12वीं। तो ऐसा करता हूं मैं कि ए 12वीं के बारे में तो डाटा है नहीं, है ना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा जो सवाल है वो मेरे को ये फाइंड करने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन क्लास 12 व्हेन द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो ये मुझे यहां से मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मिलेगा। अच्छा, अब अगर मैं देखूं ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि 12वीं क्लास की लड़की, ठीक है, 12th क्लास की लड़की। तो हमारे पास 12th क्लास की लड़की की बात करें तो 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। मतलब 430 में 10% लड़कियां 12th में हैं। ओ, तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये मेरा 430 का 10% है। लो भाई 43। तो जैसे ही मैं ये 43 पाया तो ये 43 लड़कियां 12th में हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे मिल गया। कैसे मिला भाई, टोटल बच्चे कितने थे, 1000। ये लो भाई, तो ये वैल्यू मिलते ही हमने यहाँ पे उठाया और पटका इसको, तो हमारा आंसर आने वाला है। अब ये गया, ये तो नहीं गया, ये तो नहीं गया, तो ये क्या है, ये गया 10, तो आंसर आ गया 1/10, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया भाई, देखो बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। तो ये आसानी से आया, जिसको भी नोट करना है उसके लिए मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, उसने हमें नोट कर लेना, पॉज कर लेना, जैसे करना है कर लेना भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग है। तो मैं कितना टाइम दूंगा लिखने के लिए कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। तो एक डाई को हमने 3 बार फेंका, ठीक ठीक ठीक। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, 2 इवेंट है हमारे पास। इवेंट ए 4 ऑन थर्ड थ्रो, इवेंट बी 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहाँ जैसे ही हमने इसको पढ़ा तो ये हमको बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालो। अच्छा, और ये क्या होता है भाई, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ठीक है ना।
तो अब शुरू करते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं पहले। ठीक है ना। तो बी क्या बोला, 6 ऑन फर्स्ट थ्रो। अच्छा, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सबने ना। तो ये 3 थ्रो हैं, पहले पे 6 फिक्स हो गया। ठीक ठीक ठीक, मतलब 1। दूसरे पे 5 ऑन सेकेंड थ्रो, ये भी फिक्स हो गया, यहाँ भी 1। यहाँ क्या क्या आ सकता है भाई, 1 से लेके 6 तक। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितने मिलेंगे, 6, है ना। अच्छा अच्छा, मतलब इवेंट बी में 6 पॉसिबल इवेंट्स हैं। 651, 652, 653, 654, 655, 656। अच्छा, और टोटल कितने होंगे भाई? अगर मैं टोटल की बात करूं, सैंपल स्पेस की बात करूं, तो सैंपल स्पेस में मैं देखूंगा यहाँ सब जगह, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। मल्टीप्लाई करो भाई, 36 इंटू 6 करो भाई, 36 इंटू 6, ये 3 गया, 18 3 21, 216 आ रहा है क्या? 6 6 36, 6 3 6 3 18 3 21, 216 आया। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ जैसे ही मैंने ये पाया तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी बता सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगा, ये होगा। ठीक है ना, 6 आने थे, 216 टोटल थे। अच्छा, अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है भाई, दोनों जब साथ में हो क्या होगा, 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन सेकेंड थ्रो, ये बी बोल देता है। और ए क्या बोलता है कि भाई 4 आ जाए थर्ड थ्रो पे। क्या गजब है, मतलब इसने तो नंबर ही फिक्स कर दिया, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। ओहो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आया 1/216, क्योंकि सिर्फ एकमात्र केस है जो इसमें आने वाला है, और टोटल कितने हैं, 216। तो हमने बड़े आराम से इसको निकाला। अब क्या किया जाए, अपने फॉर्मूले में पुट करें और आंसर लेके आए। तो भाई 1/216 डिवाइडेड बाई 6/216, काटो भाई, आंसर आ गया 1/6, कहानी खत्म। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और भी हैं, और भी करेंगे हम लोग। तो इसको देख लो भाई, नोट कर लो। तो ये तो सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। हमको बस क्या करना है, अपने दोनों इवेंट्स को पहचानना है, फिर उनके कॉमन इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, और अपने सिंपल से फॉर्मूले को यूज करना है। बस इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ये। अब ये क्या बोल रहा है, चलो उधर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक डाइस है जिसको कि ट्वाइस थ्रो किया गया है, और सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो 2 बार डाइस को फेंका गया और नंबर आया 6। उधर बैठो। हाँ, तो a die is thrown twice and the sum of numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? तो अब ये बड़ा ही सिंपल है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 2 इवेंट इसमें है भाई। एक डाइस है, प्रोजेक्टर को नहीं छूना है, पिट जाओगे। चलो अंदर जाओ। तो इसमें क्या बोल रहा है, या डाइस थ्रोन ट्वाइस, डाइस फेंका गया, ठीक है, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो मतलब क्या है कि अगर हम दो डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, ध्यान से यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 1 1 2, ऐसे ही करते हैं 1 6, फिर 2 1 2 2, ऐसे ही 2 6 3 1, ऐसे ही टोटल 6 6 तक आएगा। यार अब मैं पूरा थोड़ी लिखने जा रहा हूँ, समझ जाओ सब लोग, ठीक है। तो ये अपना आ जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो एक इवेंट है जो कि ये है, और व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। तो 4 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब ये इवेंट ए को बता रहा है, और इवेंट बी क्या है अपना, इवेंट बी है कि सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो मतलब सम ऑफ नंबर्स 6 है। अच्छा, और सम ऑफ नंबर्स 6 होने के लिए कौन कौन सी जोड़ियां जिम्मेदार हो सकती है भाई, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 5 से एक 6 मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, 1 5 के बाद 2 4 है हमारे पास, अरे सॉरी 1 5 यार, 1 6 नहीं, 1 5, ये हो गया 6, ये हो गया। इसके अलावा 3 3 है,
इसके अलावा और कुछ है क्या? 4 2 ले लेते हैं और 5 1 ले लेते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। 1 2 3 4 और 5, तो मुझे तो यही 5 दिख रहे हैं भाई, जिनसे कि हमको 6 मिलने वाला है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि 4 द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो 4 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो 4 कहाँ कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ, ये 1 4 पे आया होगा, ये 2 4 पे आया होगा, ठीक है, फिर 3 4 पे आया होगा, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक आया होगा, 4 4 में 2 बार आया होगा, फिर 5 4 होगा और 6 4 होगा, ठीक है ना। मैं लिख ही देता हूँ, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और ये 1 4 1 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 को यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ठीक है, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 तो हो चुका है, 4 5 और 4 6, इसके अलावा कहीं पे 4 आए तो बता दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 11 हो गया। तो ये अपना इवेंट ए भी हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब बी ऑलरेडी हो गया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमको निकालना है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो भाई पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी तो निकालें। तो बताओ भाई क्या क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 4 है क्या, अच्छा 2 4 के अलावा 3 ना 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 4 2 4 2 4 2 4 2, तो एक और है भैया 4 2, और कुछ तो मेरे को कॉमन नहीं दिख रहा है ना, नहीं और कुछ तो नहीं है, तो 2 ही है भाई, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 बाई कितने होंगे टोटल, 2 डाइस पे 6 6 36, एक पे 6 दूसरे पे 6, 6 इंटू 6 36, तो ये आ गया 2 बाई 36 ए बाई बी का। और अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना है भाई, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 बाई 36, तो आंसर कितना आ गया अपना, ए बाई बी कितना है 2 बाई 36, बी कितना है 5 बाई 36, 36 गया और 2 बाई 5 हमारा आंसर आ गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत, तो हमने बड़े ही प्यार से सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये बस लिखने में टाइम लगा, क्वेश्चन सिंपल था। अगर हमने दोनों चीज़ों को पढ़ लिया, दोनों अपने जो स्टेटमेंट हैं, क्या बोल रहे हैं भाई कि सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, तो वो अपने एक इवेंट को बता दिया। दूसरा इवेंट है द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो हमने दूसरा इवेंट ले लिया। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 4 की, तो ये अपना इवेंट ए बना दिया। किस और कौन हो चुका है पहले से, तो 6 आ चुका है भाई, तो ये रहा, उसको बी बना दिया और ए बाई बी में यूज कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और यही प्रोसेस रहेगा हमारा हर क्वेश्चन पे। किसी में भी ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा, अगर सिंपल से स्टेप्स को हम फॉलो करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है, कोई अगर कभी जीवन में प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं है तो वो इसको सॉल्व कर नहीं कर पाएगा, उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता ना भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, if the coin shows head toss it again, but if it shows tail then throw a die, ठीक है। अच्छा मतलब क्या है भाई कि एक सिक्का उछालो, अगर हेड मिला तो फिर से उछालो, टेल मिला तो डाइस फेंक दो, ठीक ठीक। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए और डाइस पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मैं एक चीज बनाऊं,
जो कि है कुछ ये देखो भाई, ऐसा है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ये है हमारा, यहाँ पे हमने सिक्का उछाला, हेड आया, हेड आने के बाद हमने क्या किया, फिर सिक्का उछाला, तो हेड के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, अब अगर टेल आ गया तो हमने एक डाइस रोल किया, डाइस रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, टेल आने की कितनी है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हेड अगला, ये यहाँ पे जब सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, 1 से 6 तक आने होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो कितनी बार 6 ये लिखूं, 6 बार लिखा गया, मान लो यार, क्या दिक्कत है। तो अब अगर मैं इन इवेंट्स को देखूं तो अब मैं अपना कंक्लूजन निकालूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, यही काम होगा। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो हमने क्या किया, हमने सबकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, ये तो ठीक है, हो गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा इवेंट ए जो है ये मिल रहा है, इवेंट ए भाई चल रहे, इवेंट ए जो है ये हमको मिला, इवेंट ए क्या मिल रहा है कि द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाई पे नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, कौन कौन है भाई, 4, T5 और T6, दो ही तो है इसमें, तो लिख लेते हैं T5 एंड T6, ये हो गया, ये है अपना इवेंट ए। अच्छा, और इवेंट बी देखते हैं जो कि हमको हो चुका होगा, जो इसके बाद लिखा हुआ है। इवेंट बी क्या है भाई, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो है, तो एक टेल की बात करते हैं। तो एक टेल यहाँ से देखते हैं सब में, ये सैंपल स्पेस है ना भाई, ये जो है, ये 6 और ये 2 8 मिला के सैंपल स्पेस बन रहे हैं यहाँ पे, यही पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखें भाई क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। यहाँ पे है, ये 5 में है, सॉरी 6 में है, तो टोटल 7 इसमें होंगे। कौन कौन से, HT, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये हमारा इवेंट बी है। और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है भाई, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, क्योंकि हमको क्या बोला है, ध्यान से देखो कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोस अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हेन गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो ये है भाई, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालते हैं। अब देखो यार, इसको हम लोग किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि HT की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, HT की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, HT की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ओके, एंड इन सब की देखें तो 1/2 इंटू 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब निकालूंगा तो मैं इसको एक इवेंट्स की तरह ट्रीट करूंगा, इसका 1/4 ऐड करूंगा और इन 6 का 1/12 ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, तो ये आंसर मेरा 3/4 आ रहा। किसी को अगर दिक्कत है तो देख लो, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात करते हैं, तो यहाँ पे इवेंट A इंटरसेक्शन B लिख लेते हैं। क्या क्या है भाई A और B में कॉमन, T5 और T6 के अलावा और कुछ तो कॉमन वैसे भी नहीं है। तो ये है T5 और ये है T6, ठीक है। तो T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, तो 2 इंटू 1/12 जो कि आ गया 1/6, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी मिल चुका है। तो फटाक से वैल्यू डालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है भाई, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है भाई, 3/4। तो ये क्या आ गया, 1/6 इंटू 4/3, तो ये हो गया 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 3 9, 2/9, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2/9।
तो ये मैंने सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो करवा दिए। अब हमारे पास एक्सरसाइज है जिसमें मेरे हिसाब से 15-17 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई कर लेना सब लोग इसी मेथड से जिस तरीके से मैंने बताया है। और अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट्स में लिख दें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो, जहाँ जिसको जैसे इच्छा है पूछ सकता है। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो लोग कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।